हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं नायाब सीरीज में, जहां पे हम 11th 12 एंड ड्रॉपर के लिए कंटेंट दे रहे हैं। मॉर्निंग में 8:30 11th का कंटेंट चलता है और 12 में अभी वेक्टर चल रहा है, इवनिंग में 8:30। तो हम आज ले रहे हैं वेक्टर का लेक्चर नंबर 5 और आज अपन क्या करेंगे, आज खूब सारे न्यूमेरिकल करेंगे। तो पेन कॉपी लेके रेडी हो जाओ पहले तो। और ये जो नया बैच है ये कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग बहुत ही फायदा उठाइए और सबको दुनिया को बता दीजिए, अपने दोस्तों को और जिसको भी फिजिक्स में जरा सा भी दिक्कत है, क्योंकि ये वन स्टॉप सोल्यूशन है फिजिक्स में 180 मार्क्स के लिए। और पूरा पूरा सेशन मतलब 11th पूरा और कंप्लीट 12 पूरा और ड्रॉपर के लिए ये चलेगा। इसके साथ साथ हम डीपीपी और नोट्स भी देते हैं। कहां पे? आदित्य आनंद फिजिक्स टेलीग्राम चैनल पे बेटा, जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ वो नोट्स वहां पे मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं, दंगल मचाते हैं और आज तो खूब सारा न्यूमेरिकल करेंगे बेटा। तो जल्दी से पेन कॉपी निकाल के आ जाओ। तो आज क्या करने वाले हो सर आप? आज करने वाले हैं बेटा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बढ़ बढ़ के। उसके बाद 5 मिनट पढ़ाऊंगा पॉलीगॉन लॉ, 5 मिनट पढ़ाऊंगा सबट्रैक्शन, लेकिन खूब सारे पहले करेंगे न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल। तो जल्दी से पेन कॉपी निकाल लीजिए और आ जाइए। सबसे पहले मैं रिवीजन कराना पसंद करूंगा लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है? अगर दो वेक्टर किसी भी एडजेसेंट साइड्स में है पैरेललोग्राम के, तो उस वो दोनों का जो जंक्शन पॉइंट है उसी से जो मेन डायगोनल निकलता है, अगर इससे एक पैरेललोग्राम बना दिया जाए, यानी कि इफ टू वेक्टर्स आर टेकन एज द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, then the main diagonal is the resultant of these two vectors। तो R जो होगा रिजल्टेंट, वो इन दोनों का क्या होगा? वेक्टर सम होगा। जब हमने इसको सॉल्व किया कि A और B दो वेक्टर है, इनके बीच का एंगल अगर थीटा है, तो रिजल्टेंट होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट। फिर मैंने बताया कि रिजल्टेंट अगर अल्फा एंगल मेड कर रहा है A के साथ, तो यहां पे ये B है तो ये B हो जाएगा। तो यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं अपन, है ना? तो फॉर्मूला क्या बनाया मैंने? यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं अपन, बोलो बोलो बोलो। तो ये क्या हो जाएगा? B का B cos थीटा और ये B sin थीटा। तो ये जो अल्फा है, tan अल्फा, ये निकालना है अगर, तो B sin थीटा बाय A प्लस B cos थीटा। ये बता दिया, B sin थीटा बाय A प्लस B cos थीटा। अगर मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश किया कि ये जो रिजल्टेंट है ये दूसरे वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, तो वो बीटा एंगल बना रहा है। वो कितना होगा? इसको ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो कितना होगा, जल्दी से फटाफट से। तो ये हो गया बी। अगर इसको पैरेलल दिया तो ये हो जाएगा ए तुम्हारा। तो ये और ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ये भी हो जाएगा थीटा। तो ये ए कॉस थीटा, ये ए साइन थीटा। तो इस बार क्या होगा? ये बीटा निकालोगे तो ए साइन थीटा बाय बी प्लस ए कॉस थीटा। तो ये दोनों चीज मैंने तुम्हें बताया था और रिजल्टेंट भी बताया था कि ए प्लस बी के बराबर होगा। रिजल्टेंट रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के बराबर होगा। तो ये तीनों फॉर्मूला हमने पढ़ा था। हमने एक और चीज पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर है और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, मान लो ये भी x का है ये भी x का है और एंगल थीटा है, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है वो 2x cos थीटा बाई 2 होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकला था, जिससे तीन और चीज हमने बताया था कि अगर दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और वो दोनों अगर 60 डिग्री के एंगल पे है, जैसे कि मान लो ये भी A है और ये भी A है और 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा? वो √3a हो जाएगा और रिजल्टेंट बीच से निकलेगा। अगर ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा? ये अगर ये भी A है और ये भी A है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट √2a हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। और फिर क्या बताया था कि अगर ये दोनों के बीच का एंगल 120 है और ये दोनों वेक्टर बराबर हैं, तो रिजल्टेंट बीच से जाएगा और रिजल्टेंट का वैल्यू इसी के बराबर हो जाएगा। यानी कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वेक्टर के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड जो कि दोनों बराबर है, उसके बराबर होता है जब दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री होता है। तो ये सारा चीज करने के बाद मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि आर मैक्स क्या होता है और आर मीन क्या होता है। यानी कि दो वेक्टर ए और बी है, तो उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो ए प्लस बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ये तब होगा जब दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा।
आर मीन जो होगा रिजल्टेंट का वो a माइनस बी होगा, बड़े में से छोटे को घटा दो, यानी कि a इधर है और b इधर है, तो a में से b को हम घटा देंगे, बिगर में से छोटे को। और अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, जैसे कि मान लीजिए ये एक वेक्टर है a, ये वेक्टर है b, और इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो हमें सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना है। ये काफी काम का रिजल्ट है। ऐसे केस में रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये सब लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने, तो थोड़ा रिवाइज करवा दिया। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज बचा हुआ है, इसको आज सीखेंगे। ये सब तो अपन ने कल कवर कर लिया था। ये जरा सा समझ, सपोज करो हमारे पास दो वेक्टर एक्ट कर रहा है, एक इधर तुम खींच रहे हो मुझे, एक तुम्हारी वाली इधर खींच रही है, तो भैया मैं किधर जाऊंगा बता। जो ज्यादा वेक्टर फोर्स लगाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड ताकत ज्यादा होगा, मैं उधर जाऊंगा भाई। इधर तू खींच रहा है, इधर तेरी वाली, तो भैया मैं किधर जाऊंगा वो समझ ले। मैं उधर जाऊंगा जिधर ज्यादा फोर्स होगा। तो तू ये मत समझ कि तू ही ज्यादा फोर्स लगा सकता है, तेरी वाली भी ज्यादा फोर्स लगा सकती है। ध्यान रखना है भाई, फोर्स कहीं से भी ज्यादा लग सकता है। अब यहां पे देखो कि ये जो फोर्स है E ग्रेटर देन B है। तू मान ले इधर है, तू कौन है, B, तेरी वाली A। अब देख इधर A ग्रेटर देन B है, इसका मतलब कि B का मैग्नीट्यूड, ये लेंथ देख ज्यादा मैंने रखा है। तो मैं तो यहां पड़ा हुआ हूं भैया, मैं किधर जाऊं किधर जाऊं। भैया मैं तो कहीं नहीं जाऊं, मैं तो न्यूट्रल हूं। मैं तो तेरे लिए भी उतना ही, तेरी वाली के लिए भी उतना ही, मेरे को क्या फर्क पड़ता। लेकिन मेरे को फोर्स लगा दिया किसी ने ज्यादा भाई, इधर फोर्स लगा दिया, तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा इसकी तरफ, मैं एग्जैक्ट नहीं जा सकता इधर क्योंकि तुम हो एक्शन में, तो मैं इधर की तरफ झुका हुआ जाऊं। देखो कितना तगड़ा खेल खेल रहे हैं अपन। ये है रिजल्टेंट दोस्त। क्या है दोस्त, रिजल्टेंट है सर। क्या है बेटा, ये रिजल्टेंट है। ध्यान से देखेंगे, आपको जबरदस्त मजा दिला रहा हूं मैं, ध्यान से देखेंगे। तो यहां पे ये जो रिजल्टेंट है वो क्या है, इससे और इससे कुछ कुछ एंगल बनाता है। तो ये वाला एंगल मान लो बना दिया अल्फा, अल्फा, और ये वाला बना दिया बीटा। अगर ए ज्यादा है मैग्नीट्यूड, तो एंगल जो रिजल्टेंट बनाएगा ए से वो कम बनाएगा, क्योंकि इसकी तरफ झुक के जाएगा। ये बात ध्यान रखना है कि अगर दो फोर्सेस हैं और किसी पॉइंट पे किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है, बार बार सर आप फोर्स क्यों बोलते हो, क्योंकि वेक्टर को फील कराने के लिए ऐसा बोलता हूं कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको फील कराने के लिए ऐसा मैं बोल रहा हूं कि भैया इधर भी एक लग रहा है, इधर भी एक लग रहा है, तो फोर्स से महसूस जल्दी होता है, तुम्हें समझ में जल्दी आता है। तो इधर की तरफ ज्यादा ताकतवर है तो मैं थोड़ा इधर झुकता हुआ जाऊंगा, इससे ज्यादा एंगल बनेगा, इससे कम। यानी कि अगर ए ग्रेटर देन बी है इस डायग्राम में, तो अल्फा जो एंगल है वो लेसर देन बीटा होगा। और अल्फा और बीटा क्या है, एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसको लिख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अल्फा एंड बीटा क्या है, ये देखो जल्दी से। अल्फा एंड बीटा क्या है, अल्फा एंड बीटा जो है वो क्या है, एंगल मेड बाय, जल्दी से देखो, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट आर विद वेक्टर, एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट आर विद वेक्टर ए एंड बी, ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। अब रेस्पेक्टिवली लिख के क्या हुआ, ये क्यों लिखा जाता है पता है ना तुम लोगों को, क्योंकि अल्फा है तो वो ए के साथ रिजल्टेंट का एंगल है, बीटा है तो बी के साथ रिजल्टेंट वाला एंगल है। तो ये बड़ा इंफॉर्मेशन ज्ञान था अच्छा, जो अपन ने कवर किया, इसको ध्यान रखना है, बड़ा काम का होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो अभी पढ़ेंगे 12th क्लास वाला, उसमें ये सब चीज यूज करूंगा मैं। पूरा वेक्टर का यूज है, इसलिए बता रहा हूं मैं, पूरा वेक्टर पहले। ओके सर, चलिए अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज और अभी तुरंत बताया कि ए और बी अगर बराबर है तो उसी के बराबर रिजल्टेंट हो जाएगा यदि एंगल 120 डिग्री हो। तो ए और बी बराबर है और दोनों के बीच का रिजल्टेंट हो जाएगा, वो भी रिजल्टेंट भी इसी के बराबर हो जाएगा यदि दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री हो। एकदम याद रखना है। 120 को तुम रेडियन में भी कन्वर्ट करके याद रखो। तो मैंने बार बार बोला है कि कभी भी रेडियन में कन्वर्ट करना तो क्या करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। इसको अगर तुम लिखोगे थीटा को 120 इंटू पाई बाय 180, तो ये क्या हो गया, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो अब इसको क्या करोगे जल्दी बताओ, खुपाच खुपाच, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाय 3। ये क्या हो जाएगा
2π/3 क्या हो जाएगा ये 2π/3, यानी कि एंगल अगर 2π/3 हो या फिर 120, ये या नहीं है, ये दोनों एक ही चीज को बता रहा है, ये रेडियन में बता रहा है सर और ये डिग्री में बता रहा है, बस इतना सा है। ये सब चीज जो बता रहा हूं बड़ा अच्छे से याद रखना है। अब ये तो मैंने तहलका मचा के रखा हुआ था, अगर रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू ए है तो हमेशा cos थीटा का वैल्यू -a/b होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, देखना अभी दंगल मचा देंगे। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास दो वेक्टर है, मान लो ये एक ए वेक्टर है ए और ये रिजल्टेंट है, तो ऐसा कब संभव है, ये मैंने तुम्हें खूब सिखाया हुआ है। ऐसा तब संभव है जब एक फोर्स मेरे पर इधर लग रहा है और दूसरा तू इधर लगा रहा है, तेरी वाली इधर, लेकिन मैं ना इधर जा रहा हूं मैं ना इधर जा रहा हूं। मैं किधर जा रहा हूं, देख दोनों लग रहा है फोर्स, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, मैं सामने जा रहा हूं तीसरे वाले के पास। समझ आया कि नहीं आया? हाँ, जो चुपचाप देख रहा होगा ढंग से, जो फिजिक्स सीख रहा है, भैया मैं उसी के पास जाता हूं, याद रखना। क्लास में जो बच्चा ढंग से सीखता है मैं हमेशा उसी के पास जाता हूं, याद रखना। तो तू वो या तेरी वाली हो। आदित्य आनंद किसी के पास नहीं जा रहा है, किसके पास जा रहा है आदित्य आनंद? जो क्लास में फुल कंसंट्रेशन से मेरे बातों को सीख रहा है, स्किल्स डेवलप कर रहा है, लर्न कर रहा है और एंजॉय कर रहा है बेटा पूरा सीखने का। उसे इस बात की फिक्र नहीं है कि हमें क्या पहले आता है, उसे इस बात का चिंता नहीं है कि हमारा क्या होगा। वो अभी प्रेजेंट मोमेंट में मेरे साथ है। वो ये बात ठान लिया है कि आदित्य सर को अगर पकड़ के बैठे हैं तो हम पकड़ के बैठे होंगे, यही वो सोर्स है, यही वो रास्ता है, यही वो पर्सन है जो हमें फिजिक्स में 180 दिलाएगा। और इसी चैनल पे केमिस्ट्री का भी 180 आने वाला है। तो गेट रेडी बच्चा लोग, केमिस्ट्री का दंगल होने वाला है और 180 स्टार्ट हो रहा है बहुत जल्द आपके लिए, तो एकदम तैयार हो जाओ। तो याद रखना, कुछ भी चिंता नहीं करना है, डर हटा देना है जीवन से। और एक बात मेरा जीवन से याद रखना, हमेशा याद रखना, जीवन के अंतिम क्षण तक तुम्हें कभी लाइफ में दिक्कत नहीं होगी। क्या बात है सर वो, अगर तुम्हें इस बात का डर खत्म हो जाए ना कि क्या खोना है, कुछ नहीं खोना है। डिसाइड तो किया 1 साल देने का, तो जब 1 साल देने का डिसाइड किया तो क्या खोना क्या पाना, लगते हैं और जान लगाते हैं, सक्सेस होके दिखाते हैं। तो याद रखना, वो बंदा जिसे कुछ खोने का डर नहीं हो और वो बंदा जो हमेशा जीरो से स्टार्ट कर सकता हो, उसको दुनिया की कोई ताकत सक्सेस होने से। ये लाइन बहुत क्रिटिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा जीरो से स्टार्ट करने की औकात रखता है उसे दुनिया की कोई ताकत हराने की औकात नहीं रखती। ये हमेशा याद रख। चलिए इधर आ जाइए, इधर आ जाइए बेटा। तो cos थीटा का वैल्यू -a/b कैसे बताया था? तू इधर लग रहा है और तेरी वाली इधर, मैं किधर जा रहा हूं इधर। ऐसा कब संभव है? जब तेरा फोर्स और तेरी वाली का, तेरी वाली फोर्स, तेरी वाली जो फोर्स लगा रही है उसका 2 कंपोनेंट है, एक इधर है एक इधर है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाए, यानी कि तेरी वाली के एक कंपोनेंट, यानी कि तेरी वाली का फोर्स हमेशा तेरे से ज्यादा है भैया, हमेशा तेरे से ज्यादा है। तभी तो सोचो तुम कि इसका एक कंपोनेंट इसको ओवरकम कर दिया होगा। अच्छा हाँ सर, बिल्कुल सही बोलते हो आप। तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो मैं हमेशा बोलता हूं ये 180 माइनस थीटा। अब ये है ए और ये है बी, तो ये क्या हो जाएगा बी cos 180 माइनस थीटा। अब ये 50 बार एक ही चीज थोड़ी बताऊंगा कि cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, और ये किसके बराबर है ए के। यहीं से क्या निकलता है cos थीटा का वैल्यू -a/b। ये सब रिवीजन करवा दिया पुराना बेटा। अब बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा, कभी भी अगर हो कि रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू ए, तो हमेशा जिस पे परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा स्मॉलर वन होगा, क्योंकि ये बिगर वन है। बिगर वन जो है मतलब जो ज्यादा है उसका एक कंपोनेंट इसे कैंसिल आउट किया, तभी मैं इसका दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो बी का, ये बी cos 180 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा बी sin 180 माइनस थीटा। और sin 180 माइनस थीटा, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है बता बेटा? ये एंगल है बी cos 180 माइनस थीटा, तो क्या होगा बी sin 180 माइनस थीटा। sin 180 माइनस थीटा क्या होगा 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, 180 में कोई चेंज नहीं होता है, यानी कि sin 180 माइनस थीटा sin थीटा ही होगा, यानी कि ये बी sin थीटा से ऊपर जाएगा, यानी कि रिजल्टेंट का वैल्यू हमेशा बी sin थीटा के बराबर होगा हमेशा। यानी कि तेरी वाली का जो दूसरा कंपोनेंट है वही रिजल्टेंट होगा और तेरी वाली का जो एक कंपोनेंट है वो तेरे को कैंसिल आउट करेगा।
तो तू इधर फोर्स लगा रहा है मेरे को, तेरी वाली इधर, मैं इधर इसलिए जा रहा हूं क्योंकि तेरी वाली का एक कंपोनेंट से मैं जा रहा हूं और तेरी वाली का दूसरा कंपोनेंट तेरे को कैंसिल आउट कर दिया, तेरे को पता भी नहीं चला और टॉप कर गई तेरी वाली। समझ आया बिटवा? यही होता है। अब देखो एक जबरदस्त चीज बताता हूं मैं तुम्हें। जब भी कभी ऐसा हो कि ये रिजल्टेंट हो भैया, ये रिजल्टेंट हो भैया, तब एक मजा दिला दूं तुम्हें जीवन का, मजा दिला दूं। उस केस में ये जो रिजल्टेंट होता है ना, वो कितना होता है देखो। रिजल्टेंट होता है बड़े वाले का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का स्क्वायर का रूट अंडर। ये बहुत तगड़ा रिजल्ट है, ये याद रखना। ये तुम्हें डबल ए आर्मी बना रहा हूं मैं, तुम्हें क्या बना रहा हूं? डबल ए आर्मी। और तुम जब डबल ए आर्मी बनते हो तो समझ लो तुम फोड़ते हो। इधर देखो मैं क्या सोचूंगा, डबल ए क्या सोचेगा आज की डेट में, आदित्य आनंद क्या सोचेगा, वो जल्दी से देखो इधर। वो सोचेगा कि भैया cos थीटा का वैल्यू माइनस ए बाई बी है, हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट क्या बताया मैंने अभी तुरंत? रिजल्टेंट बताया क्या, जल्दी बता। रिजल्टेंट का स्क्वायर मान ले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू क्या है? माइनस ए बाई। cos थीटा का वैल्यू क्या है? माइनस ए बाई बी। तो मैं cos थीटा का वैल्यू उठा के पटकूंगा। इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, ध्यान इधर, माइनस ए बाई बी, ध्यान इधर। ये और ये निपट गया। देख क्या हो गया, रिजल्टेंट का स्क्वायर क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये क्या होगा? ए इंटू ए, और ये माइनस, तो माइनस 2a स्क्वायर। अरे वाह सर, मजा दिला दिया जीवन का। अब यहां से पता चला रिजल्टेंट जो होगा वो ए में से 2a स्क्वायर गया तो ए स्क्वायर बचा। तो इसीलिए मैं बोला था कि हमेशा ये बड़ा होगा। तो ये वेक्टर हमेशा बड़ा होगा, तभी इसका एक कंपोनेंट इसके बराबर हुआ और इसका दूसरा कंपोनेंट रिजल्टेंट की तरह काम किया। तो इसके ऊपर खूब सारे क्वेश्चंस बनते हैं, अपन अभी न्यूमेरिकल करना शुरू कर रहे हैं। तो याद रखना ऐसे केस में रिजल्टेंट रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर होता है। ये बहुत तगड़ा डबल ए दे दिया मैंने तुम्हें। ठीक है बेटा, एकदम इंजॉय कर रहे हो फिजिक्स को तो जल्दी से एक बार लाल वाला दिल बरसा दो। अब हो गया है कहानी का प्रचंड रूप धारण। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए, फिर सॉल्यूशन। बोल रहा है द सम ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन। इसी पॉइंट पे दो फोर्स लग रहा है, मान लो ए और बी लग रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड 16 न्यूटन का है। इक्वेशन 1 मान लो। ठीक, बोल रहा है इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू मिनिमम फोर्स। अब तुम्हें फील आया होगा कि सर ने अभी तुरंत बताया कि रिजल्टेंट हमेशा मिनिमम फोर्स, स्मॉलर फोर्स पे ही परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि बिगर वाला का एक कंपोनेंट तेरे बराबर है तो पक्का ये ज्यादा होना चाहिए तेरे से, तभी ये संभावनाएं जागृत हो पाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फील आया एक एक लाइन, बेटा न्यूमेरिकल का ना एक एक लाइन फील आता है तब न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। तुम लोग पूछते हो ना, पढ़ तो लेते हैं न्यूमेरिकल नहीं होता, क्योंकि तुम एक एक लाइन फील नहीं करते हो, क्योंकि तुम्हें आज तक आदित्य आनंद मिला नहीं था। चल इधर आजा, आप देख कैसे दंगल मचा रहे हैं। तो बोल रहा है एंड इस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू मिनिमम फोर्स। अब मिनिमम क्या मुझे नहीं पता, मान लेते हैं ए है, रिजल्टेंट 8 है और इसका दूसरा वेक्टर बी हो जाएगा, मान लेते हैं ए और बी माना है। तो अभी तुरंत क्या सिखाया, जब भी कभी ये लाइन हो रिजल्टेंट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मिनिमम फोर्स, ऐसे केस में ये जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? ये कौन सिखाया? डबल ए। अब लगाना है डबल ए। डबल ए क्या बोला? रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट का स्क्वायर मान लो, वो क्या होगा? बड़े वाले का स्क्वायर, अरे रे रे रे, माइनस छोटे वाले का स्क्वायर, अरे रे रे रे। यही तो सिखाया अभी तुरंत भैया कि ऐसे केस में रिजल्टेंट होगा बड़े वाले का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का स्क्वायर, बड़े वाले का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का स्क्वायर। आहा, मजेदार चीज है सर ये। तो बड़े वाले का स्क्वायर, अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होगा ए प्लस बी। अब बेटा बी ही ए है, ए ही बी है। हाँ, ये क्या बोल दिया सर? अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल रहा हूं ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोल रहा हूं ना, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अरे वाह सर, मजा दिला दिया। अब ये b प्लस ए का वैल्यू कितना दे रखा है? a प्लस बी प्लस ए बराबर है 16, तो लिखो 16 इंटू ये b माइनस ए। अरे वाह सर, बहुत मजेदार। r कितना है? 8। 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। अब तुम्हें हमेशा ऐसे ही करना है जो मैं बोल रहा हूं, 16 1 जा 16, 16 4 जा 64, यानी कि b माइनस ए का वैल्यू कितना हो गया? 4। देखो मजा आया। ये हो गया इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो ध्यान से बेटा, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। दोनों को ऐड कर दो बेटा, दोनों को ऐड कर दो बेटा, दोनों को ऐड कर दो बेटा।
तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ए और प्लस ए खत्म हो जाएगा। जैसे ही तुम इसे ऐड किए एक और दो को, तो ये माइनस और प्लस खत्म, तो बी और बी कितना होगा 2b, और ये 16 और 4 कितना हुआ 20, तो 20 लिख लो। तो b कितना निकल गया 10। अगर b 10 निकला और a और b का सम है 16, a कितना होगा, a कितना होगा 6। देखो कितना मजा दिलाया मैंने तुम्हें। a का वैल्यू 6 दिख भी रहा है, ये स्मॉलर है और ये बिगर है, तो थोड़ा सा बड़ा बना दो इसको, ये बिगर है। आया मजा, जबरदस्त। आंसर क्या हो जाएगा 6 एंड 10। कहां पे ऑप्शन है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहां पे। जबरदस्त वाला खेल हो रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से ये पॉज करके तुम लोग सॉल्व करो। सेम क्वेश्चन है, डेटा चेंज किया है बस, ताकि तुम तुरंत सॉल्व करो। बोल रहा है सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट पॉइंट इज 18, a प्लस बी इज इक्वल टू 18। पॉज करके सॉल्व करो, मेरा मत देखो, मेरा मत देखो, पॉज करके सॉल्व करो। मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12 इफ द रिजल्टेंट इज 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। अरे वाह सर, फील आ गया, ब्लड के अंदर में घुस जाना चाहिए ये सब लाइन। तो रिजल्टेंट का अभी तुरंत बताया है सर, ऐसे केस में रिजल्टेंट का स्क्वायर होगा बड़े वाले का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का स्क्वायर। इसको आपने लिखना सिखाया है b प्लस ए इंटू बी माइनस ए। अरे मैं ये लिखना नहीं सिखाया है, फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये b प्लस ए का वैल्यू कितना है 18 है, 18 लिखो, और ये b माइनस ए हो जाएगा। रिजल्टेंट का वैल्यू कितना है भैया 12, तो ये 12 का स्क्वायर करो यहाँ पे, तो 12 का स्क्वायर होता है कितना 144। ये हो जाएगा 144 इज इक्वल टू 18 इंटू बी माइनस ए। मैं नहीं सॉल्व कर रहा, तुम लोग सॉल्व करो। 18 से इसको कैंसिल करके अगर 4 डालोगे तो जल्दी से बता दो मुझे, सर हमने 4 डाला है, हमने 4 डाला है, 4 डाला है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात, ऑप्शन से ये नहीं होगा कि 12 और 5 कितना होता है 17। अच्छा ये तो नहीं होगा यार, 14 4 18, 15 3 18, 10 8 18, तो ये तीनों सम में 18 ही है, तो इससे हम नहीं बता सकते, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो 18 से इसको कैंसिल आउट करो, और b माइनस ए, और ये जैसे ही सॉल्व ऐड करोगे एक निकल जाएगा, जैसे ही एक निकलेगा तुरंत से आंसर आ जाएगा। 4 डालोगे तो जल्दी से बता दो सर हमने 4 डाला अब तक, और इसका जल्दी से ऑप्शन में कमेंट करके बताओ इसका आंसर। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस मैग्नीट्यूड p एंड 2p इज परपेंडिकुलर टू p। सर क्या बात कर दी आपने, ये जो है p और 2p, अरे वाह 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 सर, इस बार ये है a की तरह, ये है b की तरह, ये है रिजल्टेंट सर, ये है रिजल्टेंट सर। बोला एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन द फोर्सेस अभी सिखाया सर। जब भी अभी कैसा हो कि रिजल्टेंट हो परपेंडिकुलर, अरे रे 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 रिजल्टेंट हो परपेंडिकुलर छुटकी पे रिजल्टेंट हो परपेंडिकुलर छुटकी पे, तो क्या होगा बेटा cos थीटा अभी तुरंत बताया है माइनस ए बाई बी होगा। माइनस ए का वैल्यू है p, b का वैल्यू है भैया 2p, खुबचू खुबचू ये हो गया टक्चू, और cos 1/2 मैंने 50 बार रटवाया है, कितने पे होता है 120 पे। अगर किसी को याद नहीं है तो ये अभी तुरंत 10 बार लिख, cos 120 माइनस 1/2, cos 120 माइनस 1/2, cos 120 माइनस 1/2, जल्दी लिख। और जिसको थोड़ा सा लॉजिकल बच्चा है और याद नहीं है उसको मैंने बताया cos 90 प्लस 30 120 होता है। cos 90 प्लस 30 करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, cos नेगेटिव होता है, और 90 में चेंज होता है तो माइनस साइन 30, माइनस साइन 30 का वैल्यू 1/2। मजा आ गया हो तो आग और दिल बरसाते चलो भैया, यानी कि थीटा का वैल्यू हो गया 120। मैंने अभी तुरंत बताया कन्वर्जन कि 120 को ही दुनिया क्या बोलती है, जल्दी से बताओ सर। इसी को दुनिया खुपाच करती है, और 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, ये हो गया 2π/3। अगर मस्त वाला मजा आया, यहां पे मैंने थोड़ा सा पेस और एनर्जी बढ़ाया, क्यों, क्योंकि 2 तरीके का क्वेश्चन खुद एक ही जैसा करवा दिया। तो भैया तीसरे में भी स्पीड नहीं बढ़ाए तब तो तुम महामक्कार हो। तो कोई बच्चा ये मत बोल देना कि सर तीसरे थोड़ा सा स्पीड में था। तो YouTube के पास ऑप्शन है, वो जो ऐसे ऐसे होता है ना सेटिंग, वहां पे दबाओ, फिर स्पीड देखो, स्पीड को तुम 0.25 में सोचो, फिर मैं सुना दूंगा। तो बच्चों
एक वेक्टर है ए, दूसरा हो गया पी, पी है परपेंडिकुलर बी पे। बहुत मजा आएगा, निपटू हो जाओगे तुरंत से। अरे यार मेरा एक बात हमेशा याद रखना एक और, कि तुम जैसे लोगों के साथ रहोगे तुम वैसा ही बनोगे। मरे हुए निपटे लोगों के साथ रहोगे तो निपटते ही चले जाओगे। जोश और एनर्जी वाले लोगों के साथ रहोगे, कुछ प्राप्त करने की दिल में इच्छा रहेगी तो वैसा ही बनोगे। तो याद रखना है कि तुम्हारे जीवन में अभी भैया जरा सा भी डिमोटिवेशन नहीं होना है। अबे यार खाक डिमोटिवेशन, खाक डिमोटिवेशन होगा हमें क्या? हमें कोई डिमोटिवेशन नहीं होने वाला है। कौन कर सकता है कि नहीं? लोगों ने खेल तो बहुत खेला बेटा, तो उसने बंदा गलत चूज कर लिया। तो भैया हम तो डिमोटिवेशन से ही जन्म लेके आए हैं, समझ रहे हो कि नहीं? हम तो गांव के खेत में और मट्टी में लेट के उठने वाले लोग हैं। हमारे अंदर डिमोटिवेशन फ्रस्ट्रेशन जितना तुम्हें ऊपर जाके होगा ना, वो हम जन्म से ही लेकर आए हैं। हमें क्या हराने वाला कोई होगा जो जमीन से उठना जानता हो, जो जीरो से स्टार्ट करना जानता हो, जो फ्रस्ट्रेशन डिमोटिवेशन टेंशन को ऐसे उड़ाना जानता हो। समझ गए ना? तो हम वैसे खून लेके आए हैं बेटा, तुम्हें इस बात से टेंशन नहीं लेना है। तो याद रखना हमें कोई इधर उधर नहीं कर सकता है। तुम डिसाइड कर लो, खो डालोगे बेटा 2π/3। सर ये सारा क्वेश्चन हो गया है, अब क्या है सर? क्वेश्चन पे क्वेश्चन आज चलेगा भैया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है टू फोर्सेस हैव मैग्नीट्यूड इन द रेशियो 3:5। अब देखो 3:5 में रेशियो है, यानी कि ए और बी का रेशियो 3:5 है। अब सट से तुम्हें ऑप्शन पे आना है। ऑप्शन पे क्या ऑप्शन में कोई 3:5 है? करके देखो, ये है 5 5 जा 25, 5 3 जा, ये है 3:5। यहां पे 3 से कटेगा नहीं, ये कटेगा ही नहीं किसी से भैया। ये 25 है 18 कटेगा ही नहीं, इसी रेशियो में रह गया। ये 5 का 5, 5 3 15, अरे 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ये 35 7 से नहीं, 3 से 5 से, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। तो कोई ऑप्शन ही बना, यही बना तो यही आंसर होगा, टिक करके निकल देंगे। इसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। अगर रेशियो दिखा तो थोड़ा 5 सेकंड दे दो इधर समय, अगर ऑप्शन खिल गया तो यही आंसर कर देंगे। यही तो था 3:5 में रेशियो, इसीलिए तो सिखाया पहले क्लास में। अरे बेसिक मैथ सुबह पढ़ाया था पहले दिन रेशियो। अगर तुम्हें यहां पे ये नहीं करना मना, मान लो टेस्ट में है, टेंशन में आ गए तुम, प्रेशर में आ गए, तो हो सकता है ये काम ना कर पाओ तुम ऑप्शन से। लेकिन ध्यान रखना ये करना पड़ेगा तुम्हें और ये सीखना पड़ेगा, इससे तुम फास्टर बन रहे हो। ऑप्शन तुम्हारे हेल्प के लिए है बेटा। चलो सॉल्व करना सीखते हैं। अगर बोल रहा है टू फोर्सेस हैव मैग्नीट्यूड इन द रेशियो 3:5 एंड द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन इज 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू 60, इफ देयर रिजल्टेंट इज 35 न्यूटन, फाइंड देयर मैग्नीट्यूड। तो ए और बी पूछा, तो अभी मैंने सिखाया है रिजल्टेंट का स्क्वायर क्या होगा, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब भैया यहां पे देखो रिजल्टेंट का वैल्यू तो प्रश्न वालों ने दे दिया सर, कितना बेटा 35, तो ये हो गया 35 का स्क्वायर, तो 35 × 35 लिख लो इसको। अभी कैलकुलेशन वगैरह मत करना, लफड़े में मत फंसना, रुको। अब ए स्क्वायर तो ए निकालना चाहिए, ये क्या होगा 3b/5, इसको पटको, तो ये 3b/5 का होल स्क्वायर कितना हो गया 9b² 25, प्लस यहां पे क्या है b² प्लस क्या है 2, ए का वैल्यू कितना है रखो 3b/5, कॉस का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, कॉस 60 कितना होता है दोस्त 1/2, कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो यहां पे रखो 1/2, ये खुपाच हो गया। अब इसको सॉल्व करने का टेक्निक सिखा रहा हूं, जल्दी ध्यान दो। देखो यहां पे एलसीएम लो, यहां पे कुछ भी नहीं है, यहां पर सबसे बड़ा नंबर डिनोमिनेटर में देखो क्या है 25, 25 से मल्टीप्लाई करो और 25 से डिवाइड करो, क्या इसमें कोई हर्जा? ऐसा क्यों करता हूं मैं? क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम कर देता हूं, इससे फायदा क्या होता है तुरंत से एलसीएम का लफड़ा ही खत्म हो जाता है। तो मैं 25 से मल्टीप्लाई डिवाइड अपने मन से किया, यहां पे नीचे 5 है तो अपने ही मन से मैं 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये खत्म हो जाता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब ये भी हो गया 25, ये भी हो गया 25, ये भी हो गया 25, देखो मजा आया ना 25 लिखने में। अब जब तीनों बराबर होना तो सीधा ऊपर वाले को उठा के लिखो, ये हो गया 9b², ये हो गया 25b², अच्छा, और ये क्या हो गया 3b × 5, ये मत भूल जाना, 5 3 जा 15। और अब देखो कितना मजा आया, तुम लोग कैसे निपटू बच्चे होने वाले हो। अब देखो तुमने यहां पे लिखा 3ab, ये a का वैल्यू तो लिख दिया, बी कौन लिखेगा बे,
तो एक और बी तो है यहाँ पे। हाँ सर, यहाँ पे एक और बी छुपा हुआ था, तो बी और बी हो गया बी बी। अरे रे रे रे, इधर कोई बी नहीं, इधर। तो ये क्या हो गया 35 इंटू 35 इंटू 25, ये 25 इधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं यहाँ पे 1 खूब आज टका। अब देखो ये 35 इंटू 35 इंटू 25, यहाँ पे हो गया 15 और 25, कितना हो गया 25 और 5 30 और 10 40, 40 और 9, अरे इसको बोलते हैं 49, 49 बी स्क्वायर। अब ये हो गया 49 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 35 इंटू 35 इंटू रूट 25। क्या मैं इसको ऐसा करूं, रूट ले लूं, क्योंकि 2 बार 35 दिख गया और 25 में एक बार 5 दिख गया, एक बार 5 दिख गया। हाँ सर, इसको क्या करोगे, इसको 7b लिख लूं, 7b का होल स्क्वायर लिख दूं और फिर रूट ले लूं। हाँ सर, तो देखो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाता है। यहां पे 2 बार 5 का एक बार 5, 2 बार 35 का एक बार 35। तो ये इसको जब सॉल्व किया अपन ने तो क्या निकला 7b, देख रहे हो ना, इज इक्वल टू 2 टाइम्स 35 है तो एक बार 35 बेटवा, 2 टाइम्स 5 है बेटा, एक बार 5 बेटा। तो ये क्या हो जाएगा जल्दी से देखो, यहां पे क्या हो जाएगा 7 5 जा 35, 5 5 जा 25, बी का वैल्यू हो गया 25, यानी कि एक निकल गया 25। एक क्या निकल गया 25। तो अगर बी निकला 25 तो ए क्या निकलेगा, यहां पे 25 रख के देख लो, इंटू 25 डिवाइडेड बाय 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, तो ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा ए और 25 हो जाएगा बी। तो 15 और 25 का यही एक रेशियो है और कहीं नहीं है, 15-25 का यही एक रेशियो और कहीं नहीं है। और वैसे ये क्वेश्चन तो मैंने कब का सिखा दिया तुम्हें, ऑप्शन से खेलना सीखो, लेकिन तुम्हें अभी सब कुछ आना चाहिए। मेहनत से तुम्हें नहीं डरना है, तुम्हें खून जलाने से नहीं डरना है, तुम्हें खूब मेहनत करना है, तुम्हें खूब मेहनत करना है बेटा। अगला क्वेश्चन सर, एक और देखो, ये देखो अभी ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट डेवलप करता हूं मैं ऊपर में, देखो यहां मैंने अभी लिखा है, यहां पे देखो कि रिजल्टेंट कोई भी दो वेक्टर है तो मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी होगा और मिनिमम वैल्यू a माइनस बी होगा। यानी कि कोई भी अगर दो वेक्टर है और वो किसी भी एंगल पे है, उसका रिजल्टेंट या तो उसके मैक्सिमम या उसके मिनिमम के बीच में होगा। क्या इसमें कोई डाउट, बताओ मुझे। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स जो होगा a प्लस बी मैक्सिमम हो सकता है, तो मैक्सिमम हो सकता है तो इक्वल टू का भी साइन दो, a माइनस बी मिनिमम हो सकता है, मिनिमम हो सकता है तो इक्वल टू का भी साइन दो, और उसके बीच में कुछ भी हो सकता है। हाँ सर, अभी आपने सिखाया था, अभी आपने सिखाया था अगर जीरो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूं तब तुम्हें बड़ा अच्छा से ये लाइन समझ में आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ई ऑलवेज बिटवीन आर मिनिमम टू आर मैक्सिमम, यानी कि रिजल्टेंट हमेशा आर मिनिमम और आर मैक्सिमम के बीच में होगा या उसके बराबर होगा। बात समझ में आई, आर मिनिमम और आर मैक्सिमम के हमेशा बीच में होगा या बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो अभी तुरंत मैंने बताया ए और ए, मान लो दो वेक्टर है, एग्जांपल लो कौन सा ए और ए, तो मैंने बताया कि ए और ए दोनों में होगा तो हो जाएगा 2a। अगर दोनों अलग अलग है, ए इधर है ए इधर है, तो दोनों में क्या हो जाएगा 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0। यहां पे रिजल्टेंट 0 है, यहां रिजल्टेंट 2a है। अब इसके अलावा किसी भी एंगल पे रखो, 60 डिग्री पे रखो, तो कितना बताया था 60 डिग्री पे √3a क्या है 1.73, √3 का वैल्यू कितना होता है 1.73, याद है कि नहीं याद है, ध्यान रखोगे या लिख दूं मैं, लिख दूं क्या, लिख ही देता हूं, चलो याद रखो। यहाँ पे √3 का वैल्यू कितना 1.73, एकदम याद रखना है। देखो √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414, अरे बोलो आ रहा है ना समझ में, 414 √2 का वैल्यू, √5 का वैल्यू 2.2 लगभग लगभग रख दो, कहानी चल जाएगा तुम्हारा। बात आ रहा है समझ में या नहीं समझ में आ रहा है। √1 का वैल्यू अरे 1 ही होता है नालायको, हा। और क्या बताना है तुम्हें, जैसे मान लो √1/4 का वैल्यू, तो ये 1 का 1 हो गया और 2 का 4 का 2 हो गया। बात आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है, ये सब फटाफट करना है बेटा, इसमें समय नहीं लगाना है, इसमें समय नहीं लगाना। जैसे पाई का वैल्यू मैंने तो बार बार बताया है 3.14 होता है या फिर 22/7 होता है। अब इसका जब स्क्वायर करते हैं समटाइम्स पाई स्क्वायर, 3.14 का स्क्वायर तो 9 पॉइंट समथिंग होता है, इसको लगभग लगभग 10 के बराबर बोलते हैं, और 10
को समटाइम्स अगर मोशन अंडर ग्रेविटी लगा दो धरती माता का जी, तो जी का वैल्यू क्लास में लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। याद रखना है आज के बाद, पाई स्क्वायर को हम जी से भी रिप्लेस करते हैं और जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। मजा आ रहा है तुम लोगों को? तो ये चीज एकदम याद रखना है तुम्हें। तो यहां पे मैंने क्या बताया अभी तुरंत तुम्हें कि भैया कि दो अगर 0 डिग्री पे हो, थीटा कितना है 0 डिग्री, तो हो जाएगा 2a। थीटा कितना है 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा r0। अब कोई भी एंगल लो बीच में भैया, 120 लोगे तो a के बराबर, वो 0 से बड़ा है और 2a से छोटा है, 0 से बड़ा है 2a से छोटा है। 60 डिग्री लो, √3a 1.73 के बराबर। 90 डिग्री लो, √2a 1.4, 2a से छोटा। यानी कि कोई भी दो वेक्टर अगर a और a है, तो हमेशा उसका जो रिजल्टेंट होगा किसी भी शर्त पे वो 2a के बराबर या 0 से के बराबर होगा या इसके बीच में होगा। इससे गलत कर दिया ना? गलत कर दिया ये वाला चीज मैंने। यहां पे दोबारा लिखो, रिजल्टेंट इज ऑलवेज, यहां से एरो इधर की तरफ है ना, तो ये बड़ा होगा, तो बड़ा होगा मतलब 2a, और ये छोटा होगा मतलब 0। यानी कि 0 और 2a के बीच में ही होगा। ये हमेशा याद रखना है कि रिजल्टेंट हमेशा आर मैक्स और आर मीन और आर मैक्स के बीच में होता है और बराबर भी होता है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि आर मैक्स और आर मीन के बराबर होता है और इसके बीच में होगा बाकी किसी भी एंगल के लिए। थोड़ा लाइट चली गई है एकदम से, तो अभी थोड़ा सा डार्कनेस है, तुम लोग वरीड मत हो, अभी लाइट आ जाएगी, टेंशन मत। यहां पे देखेंगे आगे। तो ये चीज सर पूरा समझ में आ गया हमें? हाँ सर, बहुत बढ़िया तरीके से आ गया, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब जरा सा चीजों को और आगे बढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे, जरा सा ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोल रहा विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस, है ना, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस, यहां पे देखो, नेवर गिव रिजल्टेंट फोर्स टू न्यूटन, तो नहीं होना चाहिए। बोला कौन सा पेयर ऐसा है इनमें जो दो ना दे? अभी क्या बोला, रिजल्टेंट का वैल्यू 2 होना चाहिए। अभी मैंने बताया कि रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, आर मीन और आर मैक्स के बीच में होना चाहिए या बराबर भी। अब देखो ध्यान से, अगर ये दोनों, ये बोला नेवर गिव, याद रखना नेवर पूछा है, नहीं चाहिए मुझे। इस बार आर मीन है 0 और आर मैक्स है 4, इसके बीच में तो 2 हो ही सकता है ना यार, यानी कि ये तो 2 दे सकता है सर, ये तो 2 दे सकता है सर। ये एक और एक, ये इसका आर मीन कितना होगा 0, आर मैक्स कितना होगा 2, तो ये भी 2 दे सकता है यार, 2 दे सकता है ये भी। ये 3 और 1 4, और यहां पे क्या होगा, 3 में से 1 घटा दो 2, तो इसका रिजल्टेंट 2 और 4 के बीच में ये भी हो सकता है। इसका 4 में से 1 घटाओ 3, आर, ये क्यों घटा रहा हूं मैं, ए माइनस बी, आर मीन क्या होता है ए माइनस बी, आर मैक्स क्या होता है ए प्लस बी। अरे आया बात समझ में बेटवा, बोलो, एकदम दंगल मचा रखे हो। तो ये 3 और ये 4 और 1 5, तो रिजल्टेंट 3 और 5 के बीच में है, यानी कि 5 से छोटा है लेकिन 3 से बड़ा है। क्या 2 आया? नहीं, यानी कि ये जो है वो 2 रिजल्टेंट नहीं दे सकता है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है बच्चों एकदम। तो याद रखना है ये 2 रिजल्टेंट बिल्कुल नहीं दे सकता है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो ऐसे क्वेश्चन 1-2 और कराता हूं तब तुम्हें समझ आएगा। यानी कि रिजल्टेंट किसी भी दो वेक्टर का इसके आर मीन और आर मैक्स के बीच में ही लाई करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसके ऊपर और भी क्वेश्चन मैंने लाया है, अभी मिलेगा मुझे, टेंशन मत लो। कहां पे मिल रहा है, कहां पे मिल रहा है, कहां पे मिल रहा है, मिल जाएगा नीचे, टेंशन मत लो। अभी पहले तो एक और करा ही देता हूं जिससे कि तुम्हें कॉन्फिडेंस आए। तो ये देखो, है ना, है ना, है ना, हाँ, ये देखो, तो ये क्वेश्चन पढ़ो, तो ये क्वेश्चन पढ़ो एक, तभी तब आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन ही क्वेश्चन होगा। बोला 2 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 2 देन रिजल्टेंट ऑफ दिस 2 वेक्टर में बी। तो 2 वेक्टर है, 2 वेक्टर है और दोनों का रिजल्टेंट 2 है, तो आर मैक्स हो जाएगा 4 और आर मीन हो जाएगा 2 में से 2 गया 0, यानी कि रिजल्टेंट इसका 4 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता। बोला द रिजल्टेंट ऑफ दीज 2 वेक्टर में बी, तो 0 और 4 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 0 और 4 के बीच में, 0 और 4 के बीच में 2 है, ये हो सकता है। 0 और 4 में 8 नहीं है, ये नहीं हो सकता। 5 नहीं है, ये नहीं हो सकता। 6 नहीं है, ये नहीं हो सकता, यानी कि आंसर हो जाएगा 2। यानी कि रिजल्टेंट इज ऑलवेज बिटवीन आर मीन एंड आर मैक्स के बीच में। देखो समझ आ रहा है ना, दंगल कर रहे हो तुम लोग।
चलिए बहुत शानदार। एक और क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 30 एंड डायरेक्शन ईस्टवर्ड। मान लेते हैं ईस्ट इधर है और इसका वैल्यू है 30, इज एडेड विद अनदर वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 40 एंड डायरेक्शन इज नॉर्थवर्ड। देखो तुम कभी भी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जानते हो ना, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जानते हो कि नहीं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है बिल्कुल। तो हमेशा जिधर मुंह होता है वो ईस्ट होता है और जिधर ये होता है राइट हैंड, पेटे चीड़ के बोटी निकाल दूंगा, लेफ्ट हैंड। तो हमेशा याद रखना है कि जहां पे तुम देखते हो उसके लेफ्ट में ऑलवेज नॉर्थ होता है, ये हमेशा फैक्ट है। अगर तुम इधर देख रहे हो तो लेफ्ट में हमेशा नॉर्थ होता है, ये टेक्निक है। तुम इधर देख रहे हो लेफ्ट में हमेशा नॉर्थ होता है, समझ आया कि नहीं आया? तुम इधर देख रहे हो लेफ्ट में हमेशा नॉर्थ होता है, तो एक चीज याद रखो बस, दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो जब पूरब समझ गए तो इधर पश्चिम होगा, इधर उत्तर समझ गए तो इधर दक्षिण होगा। तो क्या हो गया, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, समझ आया? तो जिधर तुम देख रहे हो उधर ईस्ट है, तो ये वाला हमेशा क्या होगा, नॉर्थ, ठीक है। तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ। ओके, तो अब क्या है 40। अब कोई बोलता है कि सर मैं इधर देख रहा हूं, तो ऐसे तितली बन जाओ ना, तुम उड़ने लगो ऐसे तितली बन के, समझ आया नहीं आया? तो मुंडी इधर करो तो हाथ ऊपर जाएगा ना यार, तो इसीलिए ऊपर लिखा हो, समझ आया कि नहीं आया? तो ये दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री सर, यस। ईस्ट के जस्ट पीछे होता है वेस्ट, तो ईस्ट और वेस्ट के बीच में एंगल 180 डिग्री का, नॉर्थ और साउथ के बीच में एंगल 180 डिग्री का होता है, और ईस्ट और नॉर्थ के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, समझ आया कि नहीं आया? ईस्ट और साउथ के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, और ईस्ट और वेस्ट के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है, नॉर्थ और साउथ के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। इसको लिख लो अगर तुम्हें नहीं आता था ये तो, और अगली बार कभी गलती किए तो याद रखना, चीर के पेट निकाल दूंगा एकदम सामने, फिर खुद ही डॉक्टर बन के ऑपरेशन करते रहना। चल इधर आ, फटाफट से आ बेटा। तो बोल रहा है नॉर्थ वर्ड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद द ईस्ट। देखो कितना बढ़िया बोला है, बोल रहा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बतौर रिजल्टेंट का ईस्ट के साथ। इस बार वही गेम हो गया डायरेक्शन वाला, तो रिजल्टेंट ऐसे होगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। और मैंने हमेशा बताया जब भी दो 90 डिग्री पे हो तो ये x को इंडिकेट करता है, ये y को इंडिकेट करता है। रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओहो, तो ये हो गया 30 का स्क्वायर हो गया 900, ये 40 का स्क्वायर हो गया 1600, 16 और 900 कितना हो गया 2500, 2500 का रूट कितना हो गया बेटा 50 न्यूटन। बोलो मजा आया। अब यहां पे ये है रिजल्टेंट, ये ईस्ट से कितना बनाया, तो ये एंगल चाहिए अल्फा। तो यहां से tan अल्फा मैंने खूब बताया है तुम्हें कि ऐसे केस में tan अल्फा होता है y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, जब भी 90 डिग्री पे दो वेक्टर एक्ट करे तो ये क्या होगा, y कॉम्पो बाय x कॉम्पो। बोलो हाँ या ना, y कॉम्पो बाय x कॉम्पो, बोलो हाँ या ना। तो y कॉम्पो कितना है दोस्त 40, x कॉम्पो कितना है दोस्त 30। खुपाच खुपाच। अब तुम्हें ये तो याद होगा कि 4/3 कितने पे होता है। अरे सर आप स्पेशल ट्रायंगल का दंगल मचा दिए थे, जिसमें आपने बोला था ये होता है 4, ये होता है 3, ये होता है 5, ये होता है 53 डिग्री, ये होता है 37 डिग्री। कितनों को याद था जल्दी से बोलो। सर मुझे, हम डबल ए आर्मी है सर, हमें सब याद है। क्या ये बताया था स्पेशल ट्रायंगल मैंने? देखो यहाँ पे तो टेन थीटा p/b होगा तो 3/4 होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए 4/3, तो टेन थीटा p/b 4/3 कितने होगा 53 डिग्री में, तो होगा टेन 53 डिग्री। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, स्पेशल ट्रायंगल याद भी करा दिया। ये फिक्स है 37-53 ही होगा, और ये ट्रायंगल में ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये 5 होगा। इसके मल्टीपल में कुछ हो सकता है, जैसे ये 6 होगा तो ये 10 होगा, ये 8 होगा। इसका आधा में कुछ हो सकता है, ये 2 हो सकता है तो ये 1.5 और ये 2.5। आधा कर दो, डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, लेकिन सबको करो। इसलिए याद रखना है 3 4 5 3 4 5 3 4 5। तो यहां पे कितना हो गया 10 और 10 निपट गया, अल्फा का वैल्यू हो गया 53 डिग्री दोस्त। तो ये क्या हो गया दोस्त 53 डिग्री। क्या हो गया दोस्त 53 डिग्री। तो 53 डिग्री और कहीं है ही नहीं, तो बाकी खूब करो और यहाँ पे आंसर कर दो। वैसे ये 50 भी था, वैसे इधर 50 था 2 में, तो ये 53 डिग्री निकालना ही पड़ता हमें। क्या समझ आ रहा है दोस्तों? क्या न्यूमेरिकल का दंगल करे जा रहे हो तुम लोग? चलो एक और क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हुआ मैं आदित्य आनंद। बोला यूनिट वेक्टर अलोंग आई कैप प्लस जे कैप, और आई कैप प्लस जे कैप के बीच में, यानी कि ये कोई एक वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप। अब इस पे यूनिट वेक्टर निकालना है दोस्तों।
अब बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, तुम्हें टेक्निक निकालना है या सॉल्व करना है। सर ये वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। ए कैप क्या होगा, वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये निकालना है दोस्त। वेक्टर ए क्या है, आई कैप प्लस जे कैप, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई के पीछे वाले का स्क्वायर प्लस जे के पीछे वाले का स्क्वायर, कुछ नहीं है मतलब 1 है। क्या होगा, आई कैप प्लस जे कैप, और यहां पे क्या होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, √2। तो ये आंसर हो गया आई प्लस जे बाय √2। अब ज्यादा दिमाग मत लगाने लगना कि सर हम के कैप लिखते हैं, नहीं, ये जो वेक्टर है वो आई प्लस जे है, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, इसके परपेंडिकुलर में थोड़ी यार। अगर बोलता है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू आई प्लस जे, तब क्या आंसर होता, तब के क्या आंसर होता, क्योंकि आई प्लस जे हमेशा आई और जे प्लेन में होगा, तो के इसके परपेंडिकुलर हो जाता है। ध्यान रखना यहां पे मिसप्लेस होने का चांसेस है बेटा, आई प्लस जे। जहां तक मैंने कुछ क्वेश्चंस का दंगल मचाया है, अभी और क्वेश्चन बाकी है भैया, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बोल रहा है एट व्हाट एंगल should the two forces 2p and √2p act so that the resultant force is p√10। तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर ओहो हो बी स्क्वायर ओहो हो प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू रिजल्टेंट का स्क्वायर, तो p√10 का स्क्वायर। ये रिजल्टेंट का स्क्वायर मैंने लिखा है फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला दोबारा तो नहीं लिखवा रहे हो तुम लोग मुझे कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर किसी को दिक्कत हो जाकर लेक्चर को पहले में देखो, इसी लेक्चर में रिवीजन करवाया। 2 2 जा 4p स्क्वायर, ये √2 का स्क्वायर हो गया 2p स्क्वायर, ये क्या हो गया, सॉरी यहां पे हो गया प्लस 2 2 जा 4 √2, देखो ध्यान से 4√2p स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये किसके बराबर हो गया 10p स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ये 4 और 2 6p स्क्वायर, अगर 10p स्क्वायर में से 6p स्क्वायर गया तो ये क्या हो गया 4√2p स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू 10p स्क्वायर में से 6p स्क्वायर गया, तो 10 में से 6 गया तो कितना बचा जल्दी बताओ 4p स्क्वायर। बोलो बेटा, अब यहां से कहानी समझ में आएगा तुम्हें, तो ये 4 से 4 खत्म, p स्क्वायर से p स्क्वायर खत्म, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, यहां कुछ नहीं बचा मतलब 1 है, और ये नीचे √2, तो 1/√2 किसने पे होता है कॉस 45 डिग्री में, थीटा कितना निकल गया 45 डिग्री। तो मैं काफी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस में वेक्टर के ऊपर करा रहा हूं। अब ये वेक्टर का यूज मैं न्यूटन्स लॉ में करूंगा, वेक्टर का यूज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करूंगा, वेक्टर का यूज भर भर के अपन वेव में करेंगे, एसएचएम में करेंगे, वेव ऑप्टिक्स में करेंगे, पूरा फिजिक्स में भैया भर भर के इसका यूज होता है, रोटेशन में करेंगे, फ्रिक्शन में करेंगे। कौन ऐसा चैप्टर है जहां वेक्टर यूज नहीं होता भैया, होगा ही होगा वेक्टर यूज, समझ रहे हो कि नहीं। तो अब मैं तुम्हें एक ऐसा चीज बताता हूं जो वेव का एक क्वेश्चन है, ये वेव का चलो मत सीखो कहां पे। वेव में क्या होता है, जैसे एक वेव चला, सुनो इस सबको भूल जाओ, इस सबको भूल जाओ, इधर देखो एक चीज सिखाता हूं तुम्हें मजेदार। एक वेव चला टुक 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 टुक, एक दूसरा वेव चला टुक 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 टुक, ये दोनों वेव मिल गया यहां पे। तो दोनों वेव जब मिलता है तो ये मिलके एक तीसरा वेव बनाता है। अब ये तीसरा वेव छोटा भी हो सकता है और तीसरा वेव इन दोनों से बड़ा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि ये कैसे मिलता है वेव, पता है समझ में। तो वेव का जो मिलन है वो बिल्कुल वेक्टर के मिलन की तरह होता है, यानी कि वेव में जो वेक्टर वाला सम अभी बताया रिजल्टेंट, वही काम यहां पे करता है ऐसा। हाँ मान लो ये एक वेक्टर है, ये एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो मान लो बोल दिया किसी ने 2 सेंटीमीटर का है। एम्पलीट्यूड क्या होता है सर, ये होता है मिनिमम से मैक्सिमम वाला चीज, ये है एम्पलीट्यूड, समझ आया। 0 से लेकर ऊपर तक कितना गया या 0 से नीचे तक कितना गया, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। मान लो इसका एम्पलीट्यूड है 2 का, मान लो इसका भी एम्पलीट्यूड है 2 का ही मान लेते हैं, 2 सेंटीमीटर का। ये दोनों मिल गया, कितने का बनाया अभी तुम नहीं बता सकते। इनके बीच में एक और चीज निकालना होता है, फेज। कभी भी मैं बोलूं फेज तो इसका मतलब होता है एंगल। फेज मतलब जल्दी बता, फेज मतलब एंगल, फेज मतलब एंगल, फेज मतलब एंगल, फेज मतलब एंगल, फेज मतलब एंगल। अगर मैं बोलूं फेज डिफरेंस मतलब इन दोनों के बीच का एंगल का डिफरेंस, जो एंगल है, फेज मतलब एंगल।
इसको डेल्टा फाई भी लिखेंगे हम। डेल्टा फाई लिखेंगे तो इसका मतलब होता है फेज डिफरेंस। तो कभी भी अगर बोले कि फेज डिफरेंस दिया हुआ है, मान लो कुछ भी थीटा या फाई, और ए और बी ऐसा है, मान लो ये थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, अब बोल दिया कि ये दोनों मिलके रिजल्टेंट बनाए, इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताओ। तो क्या सिखाया था, अगर दो ऐसा है तो वे बिल्कुल वेक्टर की तरह करता है। तो ये एक वेक्टर होगा दो का, ये एक वेक्टर होगा दो का, दोनों के बीच का एंगल हो गया 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना हो गया √3 इंटू 2। अरे बाप रे बाप, ये तो मजा दिला दिया सर आपने। यानी कि वेव में भी ये चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज होता है। हाँ, तो वेव के कॉन्सेप्ट वेक्टर की तरह खेलते हैं हम। हाँ, तो पूरा का पूरा वेव में एक कॉन्सेप्ट है फेजर, और वहां पे ये सब यूज करना शुरू कर देंगे। समझ आया ना? तो ये वाला चीज बड़ा ही तगड़ा तरीके से देखो। बोल रहा है इन इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव, इंटरफेयर का मतलब होता है मिलन, दो वेव का मिलन हुआ। टू इंडिविजुअल्स आर ए नॉट इच एंड इंटेंसिटी इज आई नॉट इच। डरो मत। ये क्या है, टू इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड लिखो यहां पे, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, आर ए नॉट इच, दोनों का ए नॉट है। बोल रहा है द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट अ पॉइंट वेयर फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज 60 डिग्री। तो फेज डिफरेंस है 60 डिग्री और दोनों ए है, तो इसको वेक्टर की तरह बनाओ। ये हो गया ए नॉट, ये हो गया ए नॉट, ये हो गया 60। अरे सर ये तो दाएं हाथ का खेल हो गया, √3 ए नॉट। अगर दोनों बराबर है तो रिजल्टेंट आपने बताया है सर हमेशा √3 ए होता है अगर एंगल 60 डिग्री हो। बिना सॉल्व किए फोड़ डालो बच्चों, देखा। और पता है ये क्वेश्चन नीट में खूब आया हुआ है, जेईई मेन में आया हुआ है, अरे एक बार तो एडवांस में आया हुआ था। सही बता रहा हूं, मजाक मत समझ लेना। अब इसमें कोई भी दो वेक्टर देगा, मान लो दो दो का दे देगा, मान लो एक 5 का एक 3 का दे दिया, फेज डिफरेंस दे दिया, बोला बताओ रिजल्टेंट क्या होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यहां पे भी वही फॉर्मूला चलता है। हाँ, एम्पलीट्यूड में, इंटेंसिटी में अलग छोड़ो, एम्पलीट्यूड तो निकाल के फेंक दोगे ना। क्या तुम्हें मजा आ रहा है, क्या तुम सीख रहे हो, क्या तुम्हारा दंगल हो रहा है? तो भाई साहब एकदम आग और दिल बरसाना। अब देखो क्या जबरदस्त मजा दिलाता हूं। तुम बोलोगे सर मजा ही मजा चल रहा है सर, आज तो क्या चल रहा है, मजा ही मजा। अब देखो मैं बताता हूं सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। सुनना ध्यान से बेटा, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि दो वेक्टर को घटाया जाए। अब देखो पहले ये समझो एडिशन का क्या मतलब था। मान लो ये दो वेक्टर है हमारे पास, यह है वेक्टर ए, ओके सर, यह है वेक्टर बी, ओके सर। मान लो यह है वेक्टर ए, यह है वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच का एंगल मान लो थीटा। अगर मैं बोलता कि एडिशन ऑफ द वेक्टर, तो उसका मतलब होता है आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। लेकिन क्या मैं ये बोला हूं? नहीं सर, मैंने क्या बोला, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर? ये क्या है, एडिशन है। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि आर रिजल्टेंट होगा लेकिन ए वेक्टर में ऐड ही करो, लेकिन किसे, बी के निगेटिव वेक्टर को, इसी को बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से हमारा क्या मतलब है कि रिजल्टेंट हमेशा ऐड ही होता है, लेकिन बी का निगेटिव को ऐड करना को हम बोलेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ए में बी घट ही रहा है, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं ए माइनस बी वेक्टर, इसी को मैं बोल रहा हूं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। क्या मजा आ रहा है तुम लोगों को? इसको मैं कैसे लिखूंगा, ए प्लस माइनस। ऐसा करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा मुझे, जल्दी बताओ। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको कॉपी करना पड़ेगा, ओके, इसको कॉपी करना पड़ेगा, ओके। अब अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करना है तो अब क्या करना चाहिए मुझे, इसको कॉपी करके पलटी और खींच के नीचे, कॉपी करो यहां पे और इसको पलटी करो, पलटी करेंगे तो यहीं पे आ जाएगा, पलटी करो और पलटी करने के बाद इसको खींच के यहां पे ले आओ। ध्यान से देखना ये क्या किया मैंने अभी तुरंत तुम्हें सिखाया हुआ है कि अगर कोई वेक्टर ये है बी, अगर माइनस बी करना है तो इसके मैग्नीट्यूड को वही रखो और 180 डिग्री घुमा दो। याद आया? इसको मैंने वही किया, 180 डिग्री टर्न कर दिया। जब मैंने 180 डिग्री टर्न कर दिया तो ये हो गया माइनस बी और ये हो गया ए, ये एंगल है थीटा। तो अब ये ए और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है वो बताओ, क्योंकि अब अगर मुझे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करना है तो ए और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए।
क्योंकि ये प्लस माइनस बी है। तो ये टोटल एंगल कितना है 180 डिग्री। लिखो टोटल एंगल कितना है 180 डिग्री। तो टोटल 180 में ये थीटा खत्म, तो ये कितना हो गया 180 माइनस थीटा। तो अगर मैं बोलूं इसका मुझे रिजल्टेंट दो बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका रिजल्टेंट दो मतलब ए का स्क्वायर करो प्लस बी का स्क्वायर करो प्लस 2 करो, ए करो बी करो, क्योंकि अगर मैं इसका माइनस बी का स्क्वायर किया तो बी स्क्वायर ही होगा। 2ab किया कोई दिक्कत नहीं है, एकदम समझते जा रहे हो पक्का। जब मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, माइनस बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड किसके बराबर है बी के, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है ए के। अब मुझे ए और माइनस बी वेक्टर को खेलना है। ए का मैग्नीट्यूड ए है, माइनस बी का मैग्नीट्यूड बी है, यानी कि किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है सर, किसी भी चीज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है। जैसे देखो यहां पे देखो, जैसे देखो यहां पे देखो, जैसे मैंने बोला कि माइनस ए का मैग्नीट्यूड, ये भी होगा ये, यानी कि मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ध्यान रखना है मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मैं लिखूं -2 का मैग्नीट्यूड बताओ तो ये भी हो जाएगा 2। मैं बोलूं -1/2 का मैग्नीट्यूड बताओ, ये भी हो जाएगा 1/2। मैं बोलूं 1/2 का मैग्नीट्यूड बताओ, ये भी 1/2। मैं बोलूं a का मैग्नीट्यूड बताओ, ये भी a। मैं बोलूं -b का मैग्नीट्यूड बताओ, ये भी b। और मैं बोलूं b का मैग्नीट्यूड बताओ, ये भी b। देखो ध्यानपूर्वक, तो ये सारे पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड क्या है, सारे पॉजिटिव हैं। कितना तगड़ा गेम हो रहा है, देख रहे हो ना, मजा आ रहा है दोस्त। तो अब यहां पे आ जाइए सर, आपने बोला है कि ए और बी के सब्ट्रैक्शन करो, सब्ट्रैक्शन करो मतलब इनके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा। अब यहां पे लिखना पड़ेगा cos 180 माइनस थीटा। अब मैंने तुम्हें 50 बार सिखाया है, ये रिजल्टेंट जो होता है इसका रूट होता है। तो सब्ट्रैक्शन में जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अब ध्यान दो cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, मैंने बार बार बोला 180 में ये घटेगा मतलब कोई चेंज नहीं होगा, cos cos ही रहेगा। 180 में कुछ घटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, तो ये cos 180 माइनस थीटा कितना होगा माइनस cos थीटा। ये देखो इधर देखो ध्यान से, cos 180 माइनस थीटा क्या होगा माइनस cos थीटा। और ये मैंने तुम्हें बता दिया है बेसिक मैथ्स में सुबह 8:30 बजे वाले लेक्चर में। तो यहां पे ये हो जाएगा -2ab cos थीटा का रूट अंडर। तो ये आज के बाद से याद रखना है, इसमें कोई बोलने की बात है क्या, एकदम जहन में बिठा लेना है कि दो वेक्टर का अगर सब्ट्रैक्शन बोल रहा है तो इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बट निगेटिव ऑफ अनदर वेक्टर। निगेटिव का मतलब मैंने सिखा रखा है, किसी भी वेक्टर का निगेटिव, इसका मतलब क्या, इस वेक्टर को 180 डिग्री टर्न कर दो और मैग्नीट्यूड वही रखो। तो वही किया मैंने, तो जब इससे निकाला तो रिजल्टेंट निकलेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a cos थीटा। अब एक जबरदस्त चीज सीखते हैं और मजा लेते हैं। क्या मजा दिला रहे हो सर आप, जबरदस्त चीज ये सीखते हैं मेरे दोस्त, जरा देखिएगा मजा आएगा जबरदस्त। कि अगर ये दो वेक्टर है, अब इसमें भी अगर a और b बराबर हो जाए तो रिजल्टेंट क्या होगा। जैसे कोई पूछे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, कोई पूछे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, लेकिन बोले कि a वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो b वेक्टर के बराबर है और ये a है, और तुम्हें क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, किसका निकालना है, a माइनस बी का। तो तुम सोचोगे a में a को घटा देते हैं, अबे नालायकों ये वेक्टर सम है। हाँ हाँ, इनके बीच का कोई एंगल भी है। आधे तो सोच लिए होंगे जीरो, कितने लोग सोचे जीरो, बताना तो जरा सा। अगर ये ए है, ये ए है, तो ऐसा नहीं होगा भैया कि ए माइनस ए और तुम जीरो लिख दो, नहीं, इस बार ये ए नहीं है, इस बार ये बी है, इसीलिए ये ए डैश है। मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, बट एंगल होने के चलते इसका डायरेक्शन इधर हो गया। दो वेक्टर इक्वल तब होता है जब उसका मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और डायरेक्शन भी बराबर हो। ये सब अपन करेंगे, टेंशन नहीं लेने का है। नल वेक्टर क्या होता है कल पढ़ेंगे जी, और यूनिट वेक्टर तो पढ़ा दिया, अच्छा वाला चीज था वो तो। उसके बाद इक्वल वेक्टर क्या होता है, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर हो। क्या दोनों बराबर है, नहीं,
ऐसे ए माइनस ए लिख देता तब तो जीरो लिख ही देते तुम, लेकिन अभी ये ए नहीं है, ये कोई और वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। क्यों सर? क्योंकि इसका डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो वेक्टर तब बराबर होता है जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। बोलो बात मजेदार है, एकदम दंगल कर रहे हो। तो यहां से सर रिजल्टेंट अपन ने निकालना शुरू किया। तो अब क्या होगा? अब देखो, तो दोनों बराबर है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा? मैग्नीट्यूड का ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर से बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। हाँ, अब -2 ए, ऐसा क्यों किया सर? -2a क्यों किया? क्योंकि ये वाला चीज जो है 2a cos थीटा, इसका क्या करोगे? रूट। अब ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो बेटा, एक तगड़ा गेम हो रहा है। ये रिजल्टेंट क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, कॉमन ले लो 2a स्क्वायर, तो हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का रूट। ये 1 माइनस कॉस थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला हंगामा याद रखना है। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सारा फॉर्मूला हंगामा के टर्म में कल सुबह आने वाला। तो ये क्या होगा? रूट अंडर 2a स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखो, 2 बार 2 का 1 बार 2, 2 बार a का 1 बार a, और 2 बार साइन थीटा बाई 2 का 1 बार साइन थीटा बाई 2। तो याद रखना है, इस बार रिजल्टेंट क्या हो गया दोस्त? 2a साइन थीटा बाई 2। जब आप सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को खेल रहे हो और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, और जब आप एडिशन ऑफ वेक्टर को खेले थे तो ये रिजल्ट क्या था? 2a cos थीटा बाई 2। जब आप दो वेक्टर है, दोनों बराबर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, दोनों को ऐड कर रहे हो, तो रिजल्टेंट क्या होगा? 2a cos थीटा बाई 2। अगर दो वेक्टर है और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को खेल रहे हैं आप, इधर आ गया है ये, इनके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा हो जाता है, और अब ये माइनस ए वेक्टर हो गया इधर की तरफ। एक्चुअल में माइनस ए नहीं हुआ, माइनस बी वेक्टर हुआ, ऐसा बोलो। और अब ये माइनस बी वेक्टर को ए डैश मैंने बोल दिया तुम्हारे लिए, ताकि तुम ये समझो ये अलग है। तो रिजल्टेंट 2a साइन थीटा बाई 2। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। अब देखो, बोल रहा है a माइनस बी विल बी, तो अभी ये दोनों बराबर है, ये 10 और 10 है, और इनके बीच का एंगल यही थीटा है। तो तुम्हारा जो अभी मैंने बताया है कि जब दो वेक्टर बराबर हो तो a माइनस बी का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा? देखो, दोनों बराबर है, a बराबर b है, तो अभी तुरंत बताया क्या? 2a साइन थीटा बाई 2। इस बार थीटा यही लेना है, इसमें नहीं हड़बड़ाना है, क्योंकि जब मैंने a माइनस बी का रिजल्ट फाइनल निकाला तो ये रिजल्टेंट क्या निकला? क्या निकला? जल्दी से बताओ, a माइनस बी का रिजल्टेंट क्या निकला? a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये रिजल्टेंट निकला। और अगर दोनों को बराबर रख के निकाला तो 2a साइन थीटा बाई 2। थीटा क्या था? पहले वाला एंगल, माइनस बी वाला नहीं, माइनस बी का तो 180 माइनस थीटा था। ये कैलकुलेट करके आ रहा है, ध्यान रखना ये वाला चीज। तो ए और बी के बीच का एंगल है ये, ए और माइनस बीच के बी का एंगल नहीं है ये, ए और बी के बीच का एंगल है ये। ए और माइनस बी के बीच का एंगल तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा, वो यहां नहीं आ रहा है, उसके बदले माइनस आ गया है, तो यहां पे सीधा क्या लिखेंगे? थीटा। ए और बी के बीच का एंगल, ये सब भूलना नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आंसर दोस्त? 2, ए का वैल्यू 10 और ये साइन थीटा का वैल्यू 60 बाई 2, तो ये कितना हो गया? साइन 30। साइन 30 कितना होता है? 1 बाई 2, तो आंसर कितना हो गया? 10। अब एक और मजेदार चीज सीखो, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में अगर दो वेक्टर बराबर हो तो रिजल्टेंट उसी के बराबर तब होता है जब एंगल 60 डिग्री हो, यानी कि इनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो। यही तो सिखाया था। यानी कि अगर ये वेक्टर, हाँ ये 60 तो ये 120 ही तो हुआ दोस्त, और ये 10 तो ये भी 10 ही था, तो रिजल्टेंट भी क्या होगा? बीच से जाएगा और 10 ही होगा। ये तो किया है मैंने। मजा आया कि नहीं? तुम लोग बताओ मुझे, क्या तुम फिजिक्स को एकदम केक वॉक की तरह खेलते जा रहे हो? फिजिक्स में मस्त वाला मजा ले रहे हो? तभी तो यार तगड़ा गेम है। चलो, अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा कुछ नहीं आता है, लेकिन तुम्हें ध्यान होना चाहिए। अब एक तगड़ा गेम बताता हूं, पॉलीगॉन लॉ। ये ऐसा बताऊंगा ना कि तुम आज तक नहीं पढ़ोगे, और अभी तुम जैसे ही पढ़ोगे कमेंट करके बोलोगे सर क्या मजा दिलाए हो आप यार, मजा आ गया सर ये पॉलीगॉन लॉ पढ़ के। तुम अभी बोलने वाले हो सर मजा दिला दिया आपने पॉलीगॉन लॉ पढ़ा के। पक्का मजा लेने के लिए तैयार हो? आ जाओ। पॉलीगॉन लॉ बोलता है अभी तक मैंने क्या किया? हमेशा दो ही वेक्टर लिया। अभी तक हमने क्या किया? हमेशा दो ही वेक्टर लिया, ए बी ए बी ए बी ए बी। अगर ए बी सी डी हो जाए तो, ए बी सी डी ई एफ जी एच हो जाए तो,
तब दो लॉ काम करेगा, एक पॉलीगॉन लॉ और दूसरा जो कंपोनेंटवा वाला मेथडवा नहीं बनाए हैं तुमको, अरे समझ लो कि नहीं, ये लो बेटवा कंपोनेंटवा वाला मेथडवा यूज करेंगे। अच्छा, तो ये जो ट्रेंगल और पैरेललोग्राम लॉ है ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट के लिए है, चाहे वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो। दो से ज्यादा पढ़ा तो अभी हम पढ़ रहे हैं पॉलीगॉन, और कल पढ़ेंगे वो जो कंपोनेंट वा पढ़ाया उसका एप्लीकेशन वा। चलो जल्दी आ जाओ इधर। तो पॉलीगॉन लॉ बोलता है इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स एन नंबर ऑफ वेक्टर्स अरेंज्ड इन द सेम ऑर्डर, क्या बोला इसने, इफ n number of vectors arranged in same order, क्या मतलब इसका, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इधर देख बेटवा इधर देख, ये हो गया एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर हो गया मान लो बी, तीसरा वेक्टर हो गया मान लो सी, चौथा वेक्टर हो गया मान लो डी, पांचवा वेक्टर मान लो, पांचवा का कलर है, हाँ सर ये वाला ब्लू वाला ई, इसको बोलते हैं सेम ऑर्डर दोस्त, ये ऑर्डर सेम, दिस इज सेम ऑर्डर। क्या बात समझ में आया, सब देखो ऐसे ही है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, सबका ऑर्डर सेम है। इफ n नंबर ऑफ वेक्टर अरेंज्ड इन सेम ऑर्डर, देखो n नंबर ऑफ वेक्टर अरेंज इन सेम ऑर्डर, तो अब क्या सर, अब ये n नंबर ऑफ वेक्टर है अरेंज इन सेम ऑर्डर है, हाँ कलर सबका देख ही रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसने बोला ये सेम ऑर्डर में अरेंज हुआ, देन और वेक्टर व्हिच ज्वाइनिंग द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज वेक्टर, इन सब का रिजल्टेंट होगा ये, यानी कि अगर ये ए वेक्टर है, इधर देखना ध्यान से देखना मजा आएगा तुम्हें, ये क्या है इधर देखना ध्यान से देखना मजा आएगा तुम्हें, कलर कौन सा यूज करूं मैं, ये वाला यूज करता हूं। अगर ये ए वेक्टर है, अगर ये बी वेक्टर है, अगर ये सी वेक्टर है, अगर ये डी वेक्टर है, अगर ये ई वेक्टर है, बात समझ में आ रही है। ये जो एफ वेक्टर है जो अपोजिट ऑर्डर में है, सबका ऑर्डर ऐसा है, ये क्या है, देन द वेक्टर starting from initial to final point and in opposite order is the resultant of all the vector। अब तुम्हें थोड़ा सा यहां पे लफड़ा दिख रहा होगा, डी लिखने नहीं दिख रहा होगा, सी अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, बी अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, ए अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। अब मुझे इसका टेक्निक मिल गया, ए वेक्टर ये क्या है, बी वेक्टर इसका टेक्निक मिल गया, सी वेक्टर इसका टेक्निक मिल गया, डी वेक्टर, अरे वाह क्या बात है, मजा दिला दिया। तो क्या बोल रहा है, इफ n नंबर ऑफ वेक्टर्स अरेंज इन सेम ऑर्डर देन a vector from initial point to final point, then a vector joining from initial point to final point is the resultant of all the vectors, देखो ध्यान से क्या लिखा मैंने, इफ n नंबर ऑफ वेक्टर्स आर अरेंज्ड इन सेम ऑर्डर में n नंबर ऑफ अरेंज हो क्या, देन अ वेक्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इन अपोजिट ऑर्डर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है भैया, इन अपोजिट ऑर्डर इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स। याद हो गया तुम लोगों को, फिर से पढ़ो, बोला अगर n नंबर ऑफ वेक्टर्स है और ये सारी क्या है सेम ऑर्डर में है, तो इनिशियल से फाइनल मिलाने वाला जो वेक्टर होगा वही रिजल्टेंट होगा, यानी कि ये तय है कि रिजल्टेंट हमेशा जो होगा वो एफ वेक्टर ही होगा, ये एफ वेक्टर जो है यही रिजल्टेंट होगा। और रिजल्टेंट क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस एफ, अरे गलत हो गया क्या, ए बी सी डी ई वेक्टर,
यानी कि अब गेम ऑन हुआ है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि सुन बेटा, सुन 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 बेटा सुन। क्या सुन सर, क्या सुन सर? अगर मैं बोलूं कि मेरे पास इतने सारे वेक्टर्स हैं, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास इतने सारे वेक्टर्स हैं, अब इस सबको हटा रहा हूं मैं। अच्छा, n नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं। हाँ सर, ये रहा n नंबर ऑफ वेक्टर, आपने बता भी दिया है। तो अब इसको मैं कैसे भी अरेंज करूं? अरे ए में बी को ऐड कर, बी में सी को ऐड कर, सी में डी को, डी में ई को, क्या फर्क पड़ता है इससे? कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं सर, किसी में किसी को ऐड कर, हमेशा रिजल्टेंट यही होगा। और यही होगा मतलब एफ ही होगा, एफ ही रिजल्टेंट होगा। अगर तुम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ को करते हो, ए प्लस डी प्लस ई, अब कैसे भी करो, ए प्लस सी कर दो, या ए प्लस डी करके फिर सी को करो, या ए प्लस ई करो फिर बी करो फिर सी करो, हमेशा रिजल्टेंट यही होगा। हाँ, ये तो बड़ा बढ़िया चीज है। तो इसको प्रूफ करते हैं, चलो। तो इसको मैंने कॉपी किया, देखो अब दंगल कर रहा हूं मैं। सपोज करो मैंने इसको चेंज कर दिया, मेरे पास था ए बी सी डी ई एफ, मैंने इसको चेंज किया, मैंने बोला बता इस बार मेरे को क्या करना है, तू जो बोलेगा वही करूंगा। तू बोला मान ले ई को लो सर, ओके। फिर तूने बोला डी को लो सर, मैं बोला ओके। तूने बोला बी को लो सर, मैं बोला ओके। तूने बोला फिर ए को लो सर, मैं बोला ओके। तूने बोला सी को लो सर, मैं बोला ओके। क्या सारा हो गया? ए बी सी डी ई, हाँ सबको ऐड हो गया। अब यहां पे इन सबको मैं अलग कर देता हूं। अबे अलग हो, अलग हो, अलग हो, अलग हो, अलग हो, अलग हो। अच्छा, अलग हो। अब यहां पे देखो, कलर के अकॉर्डिंग मुझे एबीसीडी लिखना था, तब ज्यादा मजा आता यार। कलर के अकॉर्डिंग मुझे एबीसीडी लिखना था। यानी कि तुम देखो, ये तो तुमको पता था कि ऊपर वाले फोटो में यही रिजल्टेंट है। अब मैं कैसा भी फोटो बनाऊंगा, ये जो है कलर वाला है ना, यही रिजल्टेंट मिलेगा। तो इसको मैं अलग रखता हूं, बाकी सबको एक तरफ रखता हूं। देखो ध्यान से, इसको मैं अलग रखता हूं, ये रिजल्टेंट है मेरा। बाकी सबको एक तरफ रख लिया, सबको अलग कर दिया। अब देखो जोड़ते हैं इसको, सबको अलग कर दिया। अब देखो जोड़ते हैं, कैसे भी जोड़ो रिजल्टेंट वही होगा, पक्का फिक्स है। कैसे भी जोड़ो, कैसे भी फोटो बनाओ, हमेशा रिजल्टेंट यही होगा। देखना अभी मजा दिलाता हूं मैं, देखना अभी मजा दिलाता हूं। कैसे भी जोड़ो रिजल्टेंट यही होगा, ये रिजल्टेंट बनेगा। अब कोई भी मान लो, पहले ये ला लो, पहले पहले ये था ना, अब ये कर लिया। अब दूसरा मान लो ये ले लिया, तीसरा मान लो ये ले लिया, चौथा मान लो ये ले लिया, पांचवा मान लो ये ले लिया। हमेशा रिजल्टेंट यही होगा, फैक्ट है। देख लो, देख रहे हो? थोड़ा सा और अच्छे से मिलाना है मुझे, तो देखो रिजल्टेंट यही मिल गया। देख रहे हो, रिजल्टेंट हमेशा यही होगा, चाहे ये ऑर्डर कुछ भी हो, ई डी सी बी वी कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से एक और करके दिखाता हूँ। हाँ, ये तो बड़े मजेदार बात कर दिया सर आपने। हाँ भैया, मजेदार करता हूँ तभी तो बोल रहा हूँ मैं। आदित्यानंद का आर्मी बन चुके हो तुम लोग, तुम लोगों को मजेदार ही चीज मिलेगा। अब मान लो इस बार तुमने ई डी सी बी ई ये सब ऐड किया था, इस बार फिर से अलग कर लो। मान लो क्या अलग करना है सर? चलो जल्दी से अलग करो। अच्छा, इसका लेंथ मैंने छोटा सा कर दिया था थोड़ा, इसको भी ये मिलाने के टाइम इसलिए गलती हुआ। फिर से देखो, रिजल्टेंट हमेशा एफ ही होगा। मान लो ए ले लिया तुमने, इसके बाद तुमने ई ले लिया, इसके बाद तुमने डी ले लिया, इसके बाद तुमने सी ले लिया, फिर तुमने बी ले लिया। फिर से किसी को घुमाओ। चलो पहला मान लो ये ले लिया, पहला स्टार्टिंग यहां से किया, ये रहा स्टार्टिंग वाला। ये दूसरा ले लिया, ये बाद में लेंगे। चलो ये तीसरा ले लिया, देखते रहो। ये चौथा ले लिया, देखो मैं कुछ भी लिए जा रहा हूं। ये पांचवा ले लिया। रिजल्टेंट मुझे पता है इनिशियल और फाइनल में यही होगा। ये लो, अरे बाप रे बाप, मजा आ रहा है तुम्हें? रिजल्टेंट हमेशा यही होगा, चाहे कोई भी डायरेक्शन में ऐड करो, रिजल्टेंट हमेशा यही वाला होगा। इनिशियल याद रखना बस, इनिशियल से फाइनल को मिलाने वाला लाइन। चलो अच्छा, ये एग्जैक्ट क्यों नहीं मिल रहा है सर? क्योंकि ये 2 बार मेरा लेंथ कट हो गया था, अदरवाइज एग्जैक्ट मिलता। चलो और मजा दिलाता हूं, चलो आ जाओ। फिर से मजा, मजा ही मजा, मजा ही मजा। हाँ सर, मजा ही मजा। अभी कहाँ गया? अरे खोल के तो रखा हुआ था। चलो इसको फिर से खोल देते हैं। इस बार मान लो ए के बाद, यहां से ए के बाद डी लेना है, फिर ई लेना है, फिर बी लेना है, ऐसे कर दो। मान लो, चलो इसको हटाओ। ए के बाद बी लेना है, फिर लेना है क्या? फिर ई लेना है, फिर क्या लेना है जल्दी बताओ? ए बी ई, फिर लेना है डी, और फिर लेना है सी। चलो ऐसे मान लो, उल्टा सीधा। फिर से उल्टा सीधा करो। इस बार मान लो पहला ये है, दूसरा मान लो पहला ये है, पहला ये है, ध्यान रखना इनिशियल ये हो गया, इनिशियल ये हो गया, ये दूसरा हो गया। इसको तो, ये तो रिजल्टेंट है, इसका तो कोई जरूरत नहीं है। इसको मान लो, इसको तीसरा ले लो, देखते जाओ तुम, डरो मत। इसको ले लो, या इसको नहीं लेने का मन है, मेरे को इसको लेने का मन है, ले लो। फिर मेरे को इसको लेने का मन है, ले लो। रिजल्टेंट हमेशा यही होगा, देख लो।
अरे सर सही बताऊं ना तो मजा आ गया है सर, मजा ही मजा। इस बार रिजल्टेंट कौन है भैया? ये है रिजल्टेंट। देख लो, मैंने बोला था इनिशियल याद रखना, ये है इनिशियल और ये है फाइनल। इनिशियल और फाइनल को मिलाने वाला हमेशा रिजल्टेंट होगा। तगड़ा गेम ऑन हो चुका है, जल्दी से आग और दिल बरसा दो बच्चों। इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन आया है क्या? हाँ चलो देखते हैं। ये देखो, दो क्वेश्चन और करो। बोला है फिगर ए बी सी, तो बोला है रिजल्टेंट बता कौन सा होगा। देखो, ए वेक्टर यहां से यहां जा रहा है और सी वेक्टर यहां से यहां है, तो सी और ए देखो सेम ऑर्डर में है, सी और ए सेम ऑर्डर में है और बी अपोजिट ऑर्डर में है। ध्यान से देखो, तो जो अपोजिट ऑर्डर में होगा वही रिजल्टेंट होगा, यानी कि बी जो होगा वो सी प्लस ए के बराबर होगा। ये चीज समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बी जो होगा वो अपोजिट ऑर्डर में जो होगा वो दोनों सेम ऑर्डर का या 10 सेम ऑर्डर का या 20 सेम ऑर्डर का अपोजिट ऑर्डर वाला होगा। तो बी इज इक्वल टू सी प्लस ए यहां पे है, ये आंसर हो जाएगा। देखो अच्छा, जीरो कब होगा? जब यहां पे हम लिखते ये इधर, तो लिखते सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो भी हम जीरो वेक्टर लिख सकते थे इसको। अब ये जीरो वेक्टर लिखना पड़ेगा, ये नल वेक्टर होता है, ये सीखेंगे अभी। तो अभी क्या है, सेम ऑर्डर वाला ये दोनों है, तो ये अपोजिट ऑर्डर वाला उसका रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट इस बार बी होगा जो सी प्लस ए के बराबर है, जो सेम ऑर्डर में है। तो जो अपोजिट ऑर्डर में है वो रिजल्टेंट होगा। ये क्वेश्चन देखो नीट में आया हुआ है, 6 वेक्टर ए थ्रू एफ हैव द मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन इंडिकेटेड इन द फिगर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो बोल रहा है एफ रिजल्टेंट है। तो एफ कहां पे है? ये देखो एफ ये रहा, ये एफ है। एफ कैसे बनेगा बताओ मुझे, एफ कैसे बनेगा? ये एफ रिजल्टेंट कब बनेगा तुम ही बताओ मुझे। जब जब हमारे पास दो वेक्टर होने चाहिए। कौन कौन से? एक नीचे जा रहा है देखो, और एक इधर जा रहा है, तो रिजल्टेंट इधर बनेगा क्या? नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। एक इधर जा रहा है देखो, इधर जा रहा है, और एक इधर जा रहा है देखो, ये देखो ई जा रहा है इधर। ध्यान से ध्यान केंद्रित करो, ध्यान केंद्रित करो। ई जा रहा है इधर और डी जा रहा था ऊपर, तभी तो एफ बन पाएगा यार। अब ये कैसे सर? इसको वेक्टरली चेंज करके। कैसे सर? इसको कॉपी करेंगे और यहां पे देखो हो जाएगा डी प्लस ई इज इक्वल टू एफ। देखो मजा आया तुम्हें? तो डी प्लस ई एफ के बराबर है। बाकी किसी भी दो को अरेंज करते तो वो नहीं निकलता। तो अभी यार थोड़ा सा क्या हो गया कि तुम्हें क्वेश्चन कॉपी करके मुझे लाना था, ये गलती हो गई थोड़ी सी मुझसे। तो इस क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, एक बार तुम्हें ये क्वेश्चन दोबारा कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दोबारा कराऊंगा तब तुम्हें समझ आएगा। क्योंकि अच्छा यहीं पे लिख देता हूं, देखो डी कैसा था? ऐसा था डी, और ई कैसा था? ऐसा था ई, और एफ कैसा था? ऐसा ऐसा ई। अब तुम्हें समझ में आ जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखना है कि एफ कैसे मिलेगा। तो जो एफ कैसे मिलेगा, जब दो वेक्टर ऐसा मिले जो सेम डायरेक्शन में हो, उसका रिजल्टेंट ये बने। और वेक्टर कैन बी पैरेलली शिफ्टेड, इसको शिफ्ट करके इधर ले जाना मैंने सिखाया है तुम्हें। तो डी और ई सेम डायरेक्शन में है तब एफ बनेगा। और कभी भी ऐसे है तो ऐसा दो वेक्टर कहीं नहीं मिल रहा है, देख लो मुझे, ये ऐसा बना, ये ऐसा बना, लेकिन ऐसे तो भी बन पाएगा, नहीं मिल पाएगा। देख रहे हो कि नहीं? वो देख रहे हो? तो बी और सी भी एफ के बराबर नहीं हो पा रहा है। बात आ रही है नहीं? आ रही है समझ में? और बी और सी एफ के बराबर होगा या नहीं होगा ये कैसे पता? तो देखो ये वेक्टर लो और ये वेक्टर लो, और इसका एग्जैक्ट लेंथ जो है वो इधर की तरफ है। तो ये बी भी इधर, सी भी इधर, एफ भी इधर, ये तीनों सेम डायरेक्शन में हो गया। तो कहां से रिजल्टेंट होगा? तीसरा अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। तो ये दो सेम ऑर्डर में है और ये अपोजिट ऑर्डर में है, तभी ये रिजल्टेंट है। बोलो हाँ है ना? तो इसमें थोड़ा और आत्ममंथन की जरूरत है तुम्हें, इसको भी करना। हम है नायाब सीरीज में, जहां पे कंप्लीट फ्री बैच है यूट्यूब के ऊपर, ये 180 आउट ऑफ 180 फिजिक्स में, और किसी भी फिजिक्स लर्नर के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है। तुम आके यहाँ पे सीखो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो जेईई मेन का हो, या फिजिक्स सीखना है तुम्हें, चाहे वो बोर्ड के लिए 11th के लिए पढ़ रहे हो, ये वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है जो तुम्हें मिल सकता है। जो बहुत सारा पैसे देके तुम ऑनलाइन या ऑफलाइन में पढ़ते हो, वो हम फ्री यूट्यूब पे दे रहे हैं, बिल्कुल टाइम पे लेक्चर 8:30 AM और 8:30 PM पे। मिलेंगे एक और धमाकेदार से सेशन में, और तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए। कुछ होमवर्क क्वेश्चन इसमें मैं लिख दूंगा, ये सब में कुछ होमवर्क क्वेश्चन अभी बहुत सारे लाया हूं मैं, या डीपीपी में जा रहा है आज के डेट में ये क्वेश्चन, ठीक है? तो आपको डीपीपी भी मिल जाएगा। मिलेंगे एक और धमाकेदार से सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। और अपना ध्यान इसी तरीके से लगाते रहिए और खूब सारा शेयर करते रहिए।
थैंक यू, लव यू, बाय बाय बच्चा लोग।